तो फिजिकल प्रॉपर्टी में हमने पहली फिजिकल प्रॉपर्टी देख ली थी, फिजिकल स्टेट, और हमने बॉइलिंग पॉइंट भी देख लिया था, है ना, कि बॉइलिंग पॉइंट में क्या वेरिएशन आता है एज वी गो टुवर्ड्स अ हायर मेंबर, है ना। अनब्रांच एल्केन्स में अगर अपन हायर मेंबर की तरफ जाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्यों कि नंबर ऑफ सी बढ़ेंगे, कार्बन बढ़ेंगे तो मास बढ़ेगा, साइज बढ़ेगी, सरफेस एरिया बढ़ेगा, है ना। साइज पर ही कौन डिपेंड करता है? सरफेस एरिया। और सरफेस एरिया पर डिपेंड करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो फिर मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल को सेपरेट करने के लिए आपको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, यानी कि उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डिफरेंट एल्केन्स। फिर हमने सेकंड केस देखा था कि अगर कार्बन के नंबर सेम रहे और साइड चेन ब्रांचेस कम ज्यादा हो जाए तो इन दैट केस बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है ब्रांचिंग बढ़ने पर, है ना। मोर ब्रांचिंग, लेस सरफेस एरिया, लेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और लेस बॉइलिंग पॉइंट। तो जैसे ये तीन एल्केन आपके सामने, एन पेंटेन, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। तो नियोपेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम हो जाएगा ना, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा ब्रांचिंग है, इसका सरफेस एरिया सबसे कम है। फिर मैंने आपको बात बताई थी कि अगर कार्बन के नंबर और ब्रांचिंग दोनों एक साथ वेरी करे तो फिर क्या करना था। इफ नंबर ऑफ कार्बन एंड ब्रांचेस बोथ आर वेरिएबल, देन वेरी फर्स्ट व्हाट वी सी, नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन नंबर देखेंगे, जिसमें कार्बन के नंबर ज्यादा है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ब्रांचिंग कब देखनी है? जब कार्बन के नंबर सेम होते हैं। ओके, फिर एक अच्छा क्वेश्चन कर लिया था अपन ये, है ना। ओके, अब एक छोटा सा पॉइंट अपन किसके ऊपर देखेंगे? मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर देखेंगे। तो वैसे तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है ना, उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होता होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट में एक कुछ चेंज आने वाला है। तो देखो मैं बताता हूँ क्या चेंज आने वाला है। पहले एक बार मैं देख लूँ उसमें क्या कुछ लिखा हुआ है कि इट ऑल्सो इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन अनब्रांच एल्केन्स, ठीक है, सिमिलर टू दैट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। लेकिन यहाँ जो इंक्रीज आएगा ना मेल्टिंग पॉइंट में, वो ज्यादा आएगा एज कम्पेयर टू बॉइलिंग सर पॉइंट। हाँ सर वो पहले पिछले टॉपिक से पूछना था कि हमें ब्रांचिंग देखनी है नंबर ऑफ कार्बन्स। नंबर ऑफ कार्बन देखने हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन कराया था ना मैंने, ये देखो इन दोनों में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो अपने कार्बन के नंबर देखे, ब्रांचिंग नहीं देखी, ठीक। लिख भी तो लिखवाए भी तो था मैंने नोट डाल के, देखो। बट सर आपने जो क्वेश्चन कराया था उसमें नियोपेंटेन सबसे ज्यादा है और पर वो एन ब्यूटेन का ज्यादा होना चाहिए था। तो कार्बन ही बदल गए ना, इसमें कार्बन सबसे ज्यादा है, नियोपेंटेन में कितने कार्बन है देखो, 5 कार्बन है अच्छा हाँ, यस सर। है ना। तो फिर हाँ 5 सर वो कार्बन मैंने वाले के इधर साथ, नोट कर रखा ओके। हाँ, तो देखो बॉइलिंग पॉइंट जिसका ज्यादा होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है ना। तो यहाँ मेल्टिंग पॉइंट में एक एडिशनल बात आपको सीखनी है, बस कौन सी वाली बात सीखनी है कि यहाँ पर वो देखना अपन को है ना कि किसमें ऑड कार्बन है और किसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन है ना। मैं पहले समझा देता हूँ फिर मैं लिखवा लेता हूँ, ये ना, पहले समझ लो फिर देख लेना कि इसमें क्या लिखा हुआ है। एक सेकेंड, देखो ये मैं आपको, वैसे तो मेल्टिंग पॉइंट है ना सॉलिड्स के लिए डिफाइंड होता है, लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं कि एक ही सब्सटेंस के लिए अपन दोनों चीजें डिफाइन कर लेते हैं। 1 2 3 4 5, देखो ये जो भी है, क्या नाम है इसका वैसे? पेंटेन। 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 एंड दिस वन इज हेक्सेन, है ना। 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन। ओके, अब बताओ इन दोनों में से बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होता है? इन दोनों में हेक्सेन का। हेक्सेन का ज्यादा होगा क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है। अच्छा, किसी को ब्रांचिंग दिख रही है क्या इसके अंदर? किसी को नो सर। ब्रांचिंग दिख रही है ना? ये ब्रांच नहीं है ना, ये तो स्ट्रेट चेन ही है। वो लिखने में जरूर ऐसे लिखा है जिगजैग वे में, है ना। ये बिल्कुल स्ट्रेट चेन है, इसमें भी स्ट्रेट चेन है ना। तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है, दैट्स व्हाई इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। ओके, अब बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा। तो मेल्टिंग पॉइंट भी इसी का ज्यादा होगा, लेकिन जो मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंस होता है ना वो थोड़ा ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू बॉइलिंग पॉइंट। मान लेते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है 5 डिग्री का, तो मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंस होगा 20 डिग्री का।
ये 15 डिग्री का। ओके, तो बात आती है कि मेल्टिंग पॉइंट में इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों है, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो देखो बॉइलिंग में तो क्या करते हैं अपन, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के फोर्स चेक करते हैं सिर्फ, कि ये मॉलिक्यूल, सॉरी ना, ये एक मॉलिक्यूल है, दूसरा मॉलिक्यूल है, यहाँ पर इनके बीच लगने वाले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ही चेक करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट द बॉइलिंग। लेकिन अगर अपन मेल्टिंग की बात करते हैं तो मेल्टिंग किसके लिए डिफाइंड होता है, सॉलिड्स के लिए। तो सॉलिड में मेल्टिंग पॉइंट जब डिफाइन करते हैं ना, तो मॉलिक्यूल के बीच के फोर्स तो चेक करेंगे ही करेंगे, साथ में ये भी चेक करेंगे कितना पास है, यानी कि मॉलिक्यूल कितने क्लोजली फिटेड है ना। अब क्लोजली फिटेड से मतलब क्या है मेरा, कि अब बताओ अच्छी पैकिंग किसकी होगी, जिसमें सिमेट्री ज्यादा है या अनसिमेट्री ज्यादा है। ज्यादा पास पास कौन से मॉलिक्यूल आएंगे, जिनमें सिमेट्री ज्यादा होगी या कम होगी। अब सिमेट्री का मतलब क्या होता है ये मत पूछना। देखो एक तो अपने पास ऐसे मॉलिक्यूल है सारे स्क्वायर टाइप के, और एक ऐसे रैंडम मॉलिक्यूल है, कोई ऐसा अजीब सा, मतलब कोई फिक्स शेप नहीं है उसकी, है ना, ऐसे सारे एक जैसे ही हैं। तो बताओ अच्छे क्लोजली फिट कौन होंगे, ये सिमेट्रिक शेप वाला है या अनसिमेट्रिक शेप वाले, सिमेट्री। है ना। तो ये समझ में आ गया, सिमेट्री का मतलब एक जैसे, है ना। तो ये अच्छे से ज्यादा पास आ पाएंगे, है ना। तो कहने का मतलब मेल्टिंग मेल्टिंग पॉइंट के अंदर सिमेट्री भी देखी जाती है ना। तो वही बात यहाँ पर देखनी है आपको। तो देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ मैंने, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ इवन नंबर कार्बन एल्केन्स, इवन नंबर 1 2 3 4 5, ये तो कौन सा हो गया, ऑड नंबर हो गया, तो ऑड नंबर, और इसमें 6 कार्बन है, इट्स इवन। तो क्या लिखा है मैंने, कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ इवन नंबर कार्बन एल्केन इज, इवन नंबर कार्बन एल्केन इज मच ग्रेटर, है ना, ग्रेटर नहीं है, बहुत ज्यादा ग्रेटर है, देन इट्स अ प्रीवियस लोअर ऑड नंबर। ठीक है, समझ में आ रही बात। इवन वाले का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू प्रीवियस ऑड नंबर। व्हाई, बिकॉज इन इवन नंबर कार्बन एल्केन्स, दिस इज द इवन नंबर कार्बन एल्केन, इसमें सिमेट्री ज्यादा है। अब सिमेट्री कैसे पता चलता है वो समझो। सिमेट्री ज्यादा क्यों है, क्योंकि इसमें जो सिमिलर ग्रुप है, टर्मिनल्स पे कौन है, मिथाइल ग्रुप, वो अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे क्या, ये अगर इस डायरेक्शन में है तो ये इस डायरेक्शन में। और अगर ओड नंबर की लोगे आप, तो ये जो सिमिलर ग्रुप्स है वो क्या होंगे, सेम साइड होंगे क्या। क्या वर्ड यूज करा है मैंने, सिमिलर ग्रुप ऑन आर ऑन द सेम साइड, और सिमिलर ग्रुप्स ऑन अपोजिट साइड। ये वाली बात समझ में आएगी आपको। जब भी आप इवन नंबर की बनाओगे ना, सेम ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे। जब भी आप ऑड नंबर लोगे ना, जैसे बताओ, आप खुद चेक करना। देखो ये, अब सेम ग्रुप, मतलब क्या कह रहा हूं मैं, मिथाइल ग्रुप क्या आ गए, सेम साइड आ गए ना, ये टर्मिनल से एक साइड आ गए, तो डेफिनेटली ये कौन सा नंबर होने वाला है, एक ऑड नंबर होगा, चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, है ना, 7 आ गया। और जब भी दे देखो, इसमें भी सेम ग्रुप, मतलब टुवर्ड्स द सेम साइड आ गए, तो ये भी डेफिनेटली ऑड नंबर होगा। और इवन में हर बार कैसा होता है, जैसे ये एक इवन नंबर है क्योंकि इसमें सेम ग्रुप्स क्या आ गए, अपोजिट साइड आ गए। तो अगर ये सेम ग्रुप अपोजिट साइड होते हैं ना, तो इनमें रिपल्शन कम होता है, और रिपल्शन कम होगा तो उनके बीच की पैकिंग उतनी अच्छी होगी, मॉलिक्यूल उतने ज्यादा पास आएंगे। तो ये छोटी सी बात अपन को याद रखनी बस। तो ये वाली बात आप लोग लिखनी पड़ेगी आपको। तो आप तो सिर्फ एक छोटी सी बात लिख लो, मैं इसको हटा देता हूँ, बहुत सारी बातें लिख रखी है मैंने, इसके अंदर हटाता हूँ। ऑल्सो यहाँ से लिखो सब, एक सेकंड में इसको एडिट कर देता हूँ, है ना। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ इवन नंबर कार्बन इट इज मच ग्रेटर देन, हाँ ये इतना सा लिख लो फटाफट से, ये कॉपी कर लो फिर ये बना लो। Because in even number carbon alkane there is more symmetry. टर्मिनल पे मिथाइल ग्रुप ही आते हैं, ये भी पता है ना अपन को, यहाँ पर मिथाइल होगा, यहाँ पर मिथाइल होगा।
इनमें क्या होगा, रिपल्शन कम होगा ना टर्मिनल्स के अंदर, तो रिपल्शन कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है मॉलिक्यूल पास रहना चाहेंगे, पास रहेंगे तो मतलब उसको ब्रेक करने के लिए आपको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। ये छोटी सी बात है जो अपन यहाँ देख रहे हैं। चलो कर लिया, नोट कर लिया। एक सेकंड सर। ठीक है, एक प्रॉपर्टी और होती है सॉल्युबिलिटी, है ना। तो जितने भी एल्केन्स है ना हमारे, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, पेंटेन, सारे ये सब वाटर में इंसॉल्युबल होते हैं। दे डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, क्योंकि वाटर होता है पोलर सॉल्वेंट और ये खुद होते हैं नॉन पोलर, है ना। तो पोलर पोलर में डिसॉल्व होते हैं, सब अपन को पता है शायद ना। सल्यूट अगर पोलर है तो सॉल्वेंट भी कैसा होना चाहिए, पोलर ही होना चाहिए। तो ये इन मिसमैच हो जाते हैं मतलब, ठीक है, डिसॉल्व नहीं होते। तो फिर ये किस में डिसॉल्व होंगे, तो ये डिसॉल्व होंगे नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, है ना। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स कौन होते हैं, ईथर, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, ये सब। ये वाली बात वैसे तो लिख लो, चलो क्वेश्चन नहीं आता यहाँ से ना, क्वेश्चन कहाँ से आते हैं मैं बता दूंगा, बट अपन क्या पढ़ेंगे सब कुछ। चलो नोट कर लिया इसको भी, है ना। ओके, अब अपन पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, और पहली केमिकल प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है ना। तो दिस इज समवॉट इम्पोर्टेंट, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ी सी है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी अपन पढ़ रहे हैं कौन सी, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स, है ना। सबसे पहले समझते हैं अच्छा हेलोजेंस तो जानते हैं सभी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना। तो एल्केन्स का अपन को हेलोजिनेशन कराना है, मतलब हाइड्रोजन हटानी है एल्केन में से और उसकी जगह क्या लगाना है, हेलोजन लगाना है। सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन विथ हेलोजन, ठीक है, इज नोन एज हेलोजिनेशन। ओके, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन विथ हेलोजन, उसे क्या कहते हैं अपन, हेलोजिनेशन। अब बात आती है कब होगा, है ना। अभी रिएक्शन समझा दूंगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे ये एल्केन है हमारे पास, है ना, और ये H हटा दो और यहाँ पर कोई भी हेलोजन लगा दो, तो सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन विथ हेलोजन, है ना, इस प्रोसेस को बोलते हैं हेलोजिनेशन। अगर अपन Cl ला रहे हैं तो क्लोरीनेशन, ब्रोमीन से करा रहे हैं तो ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन, लाइक दिस। ओके, अब बात आती है कि ये ऐसे थोड़ी हट जाएगा अपने आप, कुछ किसी के प्रेजेंस में हटेगा। तो ये सब कुछ होता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, है ना,
और अल्ट्रावायलेट लाइट या फिर हायर टेम्परेचर। अगर आपने ये कंडीशन मेंटेन करी तो इन दैट केस क्या होगा, एल्केन की जो हाइड्रोजन है दोज विल बी रिप्लेस्ड, ये हाइड्रोजन हट जाएगी और वहां पर कौन आ जाएंगे, वहां पर हेलोजन्स आ सकते हैं। ओके, तो ये कंडीशन नेसेसरी है कि अंडर दिस कंडीशंस। ओके, अब ये कौन सी मैकेनिज्म फॉलो करता है, ये एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करेगा, है ना। क्या होती है फ्री रेडिकल, अपन जानते हैं शायद, है ना, होमोलाइटिक ब्रेकडाउन से जो बनता है उसे कहते हैं अपन फ्री रेडिकल। ओके, अब पहले पर रिएक्शन समझते हैं फिर लिखना। आप देखो बहुत इजी रिएक्शन है। तो ये देखो जरा रिएक्शन करा रखी मैंने एक बार, है ना। ये मीथेन ले लिया अपन ने, सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन ना। क्लोरीन से रिएक्शन करा रहे हैं, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ले लो या इन प्रेजेंस ऑफ ले लेते हैं अपन यूवी लाइट। तो एक H हटा देंगे और उसकी जगह क्या लगा देंगे, Cl, है ना। अब वो H हटके कहाँ गई, तो यहाँ पर दो क्लोरीन्स थी ना, तो वो हटने वाली H और एक क्लोरीन यहाँ पर थी, वो दोनों मिलकर ये बाई प्रोडक्ट बना लेंगे HCl। ये लिखने का तरीका होता है ना, बाई प्रोडक्ट जो भी बनता है ना उसको यहाँ एरो के नीचे लिख देते हैं माइनस लगा के, और जो रिएक्शन करता है ना उसको एरो के ऊपर लिख देते हैं। ये बन गया। अब मान लो हमारे पास क्लोरीन एक्सेस अमाउंट में है, बहुत सारी क्लोरीन ले लिया आपने, तो वो क्लोरीन क्या करेगी, इससे दोबारा रिएक्शन कर लेगी। एक सेकंड से नहीं बनाए, अगर क्लोरीन ज्यादा अमाउंट में ले ली तो वो क्या करेगी, इसे दोबारा रिएक्शन कर लेगी वो सनलाइट के प्रेजेंस में। तो वन मोर H विल बी सब्स्टिट्यूटेड, तो वी विल गेट दिस वन CH2Cl2, और बाई प्रोडक्ट यहाँ पर भी ये बनेगा। समझ में आ रहा है, एक H कम हो गई, एक हैलोजन आ गया, फिर एक और H कम हो गई। अब अगर आपके पास और भी ज्यादा क्लोरीन है तो फिर वन मोर टाइप, वन मोर पॉसिबिलिटी, वन मोर हाइड्रोजन विल बी सब्स्टिट्यूटेड, और ये बन गया। और अल्टीमेटली क्या होगा, एक और बच गई ना, इसको भी निकाल दो, ये बन गया CCl4। बहुत इजी है ना, समझ में आ गया क्या हो रहा है। H हटा के हैलोजन लगा रहे हैं अपन, और क्या नाम दे देंगे इसको, क्लोरीनेशन। अब लेकिन ऐसा कब होगा, जब यहाँ नीचे लिखा हुआ आएगा, क्या लिखा हुआ आएगा कि द हैलोजन इज टेकन इन एक्सेस अमाउंट। अगर हैलोजन खूब सारा ले लिया तो ऐसे करके एक एक करके सारी हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाएगी इसके, देखो, और लास्ट में क्या बच गया, बिल्कुल ही एक भी H नहीं है इसके पास, ऑल द हाइड्रोजन्स आर सब्स्टिट्यूटेड बाय हैलोजन, राइट। चलो, अब अगर हम इसको एक्सेस अमाउंट में नहीं लें, ये ज्यादा नहीं लेते हैं, तो फिर रिएक्शन एक ही H हटेगी, ओनली वन हाइड्रोजन विल बी सब्स्टिट्यूटेड एंड रिएक्शन विल स्टॉप ओवर हियर, रिएक्शन यहीं पे रुक जाएगी। ओके, तो ये दोनों बातें आप नोट कर लो जरा, ये सारी बात नोट करो यहां से लेकर यहां तक। रिएक्शन तो समझ में आ गई, या रिएक्शन ही समझ में नहीं आई, क्या हो गया ये, बोलो, है ना। ये कंडीशंस आपको याद करना, नोट कर लो फटाफट से, नोट करो। हाइड्रोकार्बन की टेंशन मत करना ना, जो जो मैं बताता जाऊं वो याद करते जाना आप, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा इस वाले चैप्टर की, तो मैं गारंटी लेता हूँ पूरी। और उसका वेटेज भी ज्यादा होगा इस चैप्टर का ना, वैसे बताते नहीं स्कूल वाले, लेकिन कुछ स्कूल में बता भी देते हैं कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आएगा। बताया क्या किसी के स्कूल में, इंडिविजुअल चैप्टर का वेटेज बताया क्या? यस सर। तो ये कितने मार्क्स का है हाइड्रोकार्बन, देखना था फिर बताना मुझे ना, 10-15 मार्क्स का तो होगा कम से कम। और 11th में तो है ना रिजल्ट ऐसे तैयार होता है ना, शुरू में फर्स्ट यूटी वीटी क्या बोलते हैं इनको, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म में कितने मार्क्स है वो सारे ऐड होते हैं आपके, है ना। मतलब फाइनल के रिजल्ट में पहले का मार्क्स भी ऐड होते हैं ना, तो वो टेंशन वाली बात नहीं है। सर ये 4 मार्क का आ रहा है। सिर्फ 4 का हाइड्रोकार्बन? यस सर। ऐसा हो ही नहीं सकता, हाइड्रोजन चेक कर लिया होगा आपने, हाइड्रोकार्बन चेक करो। अरे हाँ सर, हाँ सर, ये आ रहा है 10 से 8 15। मार्क का, 8 8।
अच्छा ठीक, 2 नंबर कम कर दिया उन्होंने। हालांकि 10 का तो होता ही है कम से कम, फिर भी चलो ठीक है, 8 भी बुरे नहीं है। सर हमारे तो 3 नंबर का ही आ रहा है। हाइड्रोकार्बन, सर हाँ, मतलब एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का और एक क्वेश्चन नहीं सर, हाँ 7 का है। अच्छा आपने वो हाइड्रोजन देख लिया होगा। नहीं सर हाँ, ज्यादा का है, मतलब 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। हम्म, चलो, वैसे तो पता है मुझे कहाँ से आने वाला है, लेकिन फिर भी अपन चैप्टर तो पूरा ही पढ़ेंगे। तो सर बता दो ना कहाँ से आएगा। इसमें एक वो आएगा मार्कोनिकोव्स रूल, वहां से बनता है एक अच्छा क्वेश्चन, फिर भी पढ़ेंगे, अगली क्लास में पहुंचेंगे मार्कोनिकोव पे। लेकिन ये सब 12th में है ना एज इट इज। अभी तो अपन चलो मैं बता दूंगा ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन याद तो सारे रखना पड़ेगा क्योंकि अगले साल तो सारे काम आ रहा है, ये सारी रिएक्शंस 12th में एज इट इज। एक सेकंड, ये हेलो एल्केन्स लिखना था मुझे, क्या लिख दिया मैंने, HALO। इनको हेलो एल्केन्स या अल्काइल हैलाइड कहते हैं अपन, है ना। RX बोलते हैं इनको इन शॉर्ट, RX अल्काइल हैलाइड्स। चलो हो गया, नोट हो गया यहाँ तक। जी सर। मतलब कोई भी हाइड्रोकार्बन आपको दे दे, है ना, और आपसे यहाँ सन ये दे दे, कोई भी हाइड्रोजन, और यहाँ लिख दे कुछ, अच्छा लिखा नहीं अपन ने, सनलाइट लिख दे, है ना। देखो सनलाइट कैसे कैसे लिखी जा सकती है, या तो वर्ड्स में लिख देंगे सनलाइट, या फिर वैसे H न्यू का साइन बना देंगे, H न्यू, है ना। ये सनलाइट का तो सिंबल होता है, याद है, फोटोन। E इक्वल्स टू एच न्यू था ना। हाँ तो वो एनर्जी तो होती है, H न्यू फोटोन होता है ना। पैकेट्स, बंडल, भूल गए क्या सब। हाँ सर याद है। तो वही यही है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी, पैकेट्स ऑफ एनर्जी। चलिए भाई, अब बात करते हैं कि अलग अलग हेलोजेंस हो तो इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है। मतलब अपन फ्लोरीन से कराएं तो क्या होगा, ऊपर का क्लोरीन। नोट करना है। ऊपर का सर नोट ऊपर कर दो। करो करो, और ऊपर ही यहाँ तक ही। याद है कि सर आप इस चैप्टर की नोट्स सेंड कर दोगे क्या? देखो सेंड तो मैं कर दूंगा, लेकिन आप लोग खुद लिखोगे ना रिएक्शन, तभी आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है। वो एक्चुअली मेरा लास्ट क्लास का रह गया था इसलिए। हाँ वो तो मैं भेज दूंगा, खुद ऐसे कराओगे ना रिएक्शन कि भाई ये ऐसे हट रही है, यहाँ से Cl ऐसे हट गई और ये बन गया ऐसे। और ये तो चलो एल्केन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका आगे वाला जो पोर्शन है ना वो बहुत ज्यादा समझने वाला है, एल्कीन, अल्काइंस और बेंजीन। हाइड्रोकार्बन अच्छा चैप्टर है, बट ये शुरुआत पता नहीं, थोड़ा इसकी एल्केन वाला पार्ट इतना खास नहीं है। चलो यहाँ तक हो गया। अब अगर अपन हेलोजेंस बदल दे, है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो उनका एक रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है। क्या रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है कि फ्लोरीन रिएक्ट्स इन द डार्क, मतलब ये हाईली रिएक्टिव होती है फ्लोरीन, एल्केन को देखा नहीं कि तुरंत रिएक्शन कर लेती है। क्लोरीन सनलाइट की प्रेजेंस में ही करेगी। ब्रोमीन तो मतलब सनलाइट भी दे दोगे, साथ में गर्म भी करना पड़ेगा तब जाके करेगी। और आयोडीन तो बहुत ही कम रिएक्टिव, मतलब इसका तो मन ही नहीं करता रिएक्शन करने का, मतलब इतनी आलसी है कि मैं क्या बताऊं किसका नाम लूं मैं आप में से। ठीक है, तो फिर इसका भी कुछ ना कुछ है देखो, है ना। इसकी रिएक्शन तो बिल्कुल रिवर्सिबल ही होती है, मतलब प्रोडक्ट बना लेगी फिर वापस रिएक्टेंट बना लेगी, मतलब ऐसे इच्छा ही नहीं है बिल्कुल प्रोडक्ट बनाने की। ये बन गया प्रोडक्ट और वापस फिर से ये रिएक्टेंट बना लेगा ऐसे। ये देखो, ये नोट कर लो फटाफट से, है ना। रिएक्शन इज रिवर्सिबल विद आयोडीन। ऐसा क्यों होता है ये भी मैं बता रहा हूँ।
सर तो डाउन द ग्रुप जा रहे हैं इसमें तो। हाँ बिल्कुल, डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो रिएक्टिविटी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है कम ना। होती जा रही है। फ्लोरीन इज मोस्ट रिएक्टिव, है ना, क्योंकि फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच का बॉन्ड है ना जल्दी ब्रेक हो जाता है। वाई फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव, क्योंकि ये बॉन्ड बहुत जल्दी ब्रेक हो जाता है, ये बॉन्ड थोड़ा टाइम लगाता है ना। अब ये बॉन्ड जल्दी ब्रेक क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर 3 लोन पेयर होते हैं, है ना, यहाँ पर भी होते हैं लोन पेयर तो, लेकिन यहाँ क्या साइज छोटी है फ्लोरीन्स की, तो इन लोन पेयर्स में रिपल्शन ज्यादा होगा, तो रिपल्शन ज्यादा होगा तो क्या होगा, बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो गया, और ये बॉन्ड ब्रेक हो गया तो फटाफट से H के पास पहुंच जाएगा और H को हटा देगा ऐसे। दैट्स व्हाई फ्लोरीन इज हाईली रिएक्टिव, या मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू क्लोरीन। यहाँ साइज बड़ी है तो लोन पेयर का रिपल्शन कम हो जाता है, ठीक है। रिएक्शन नोट करनी है हम्म, सर, रिएक्शंस नोट करनी है। हाँ बिल्कुल, रिएक्शन तो नोट करनी है, डेफिनेटली रिएक्शन नोट करनी है आपको, डेफिनेटली। अभी रिडॉक्स का कोई डाउट थोड़ी पूछना है किसी को, कोई बैलेंस, कोई रिएक्शन आपसे बैलेंस नहीं हो रही हो, किसी का ऑक्सीडेशन नंबर आपसे कैलकुलेट नहीं हो पा रहा। सर वो लोन पेयर वाले पूछने। किसमें, रिडॉक्स के अंदर? हाँ सर, रिडॉक्स में लोन पेयर मैं समझा नहीं। वो बॉन्डिंग मेथड में। अच्छा वो पैराडॉक्स। यस सर। तो स्ट्रक्चर तो आपको खुद को बनानी पड़ेगी, एक बार स्ट्रक्चर बन गई ना फिर तो आप ऑक्सीडेशन नंबर किसी का भी फाइंड कर सकते हो, है ना। स्ट्रक्चर तो बनानी पड़ेगी आपको, देखो स्ट्रक्चर नहीं बनेगी ना तो प्रॉब्लम है ना। जैसे ये कोई भी कंपाउंड ले लेता हूँ मैं ऐसे मन से। सर हाँ सर नहीं, ये सर ये वाला तो आ गया, मुझे HCN और HNC वाला नहीं आया। अच्छा वो, उसमें तो वो है HCl, ये नहीं आया। हाँ सर, इसमें लोन पेयर है। लोन पेयर से तो कोई मतलब ही नहीं है, लोन पेयर का कहाँ प्रॉब्लम होती है, लोन पेयर तो डिस्टर्ब ही नहीं करते, बताओ। लोन पेयर का तो कोई रोल ही नहीं होता ऑक्सीडेशन नंबर के अंदर। जैसे अमोनिया है, आप एन का वो निकालोगे तो इसमें लोन पेयर डिस्टर्ब करते हैं क्या अपन को? ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन में लोन पेयर डू नॉट कंट्रीब्यूट। यस सर। बस इसमें तो ये यहाँ पे देखना। हम हाँ? नाइट्रोजन का हम यहाँ पे 5 लेंगे। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, नाइट्रोजन है ना, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे माइनस आता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव प्लस आता है, तो ये -3 आ जाएगा, इस पे +3 आ जाएगा, इस बॉन्ड की वजह से। भूल गए क्या, एक रूल पढ़ा रखा है मैंने, ए और बी, ऐसे सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है तो -1+1, डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है तो -2+2, ट्रिपल बॉन्डेड से बॉन्डेड है तो माइनस, ये तो रूल है ना। बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव मान लिया अपन ने, यहाँ पर नाइट्रोजन स्मॉल इलेक्ट्रोनेगेटिव और 3 बॉन्ड इनके बीच में, तो ओके, तो इसमें +3 आ गया और इसमें -3 आ गया, लेकिन इस बॉन्ड की वजह से H पर कितना आएगा, +1, और कार्बन पे कितना आएगा, -1, तो कार्बन का नेट कितना बचा, +2, यस सर। कार्बन का +2 हो गया, नाइट्रोजन का -3 हो गया, H का +1 हो गया, ऐसे तो है। चलो ये नोट कर लिया। हाँ सर वो रिएक्टिविटी निकालते हैं कैसे, ये भी बता दो एक बार। किसकी सर रिएक्टिविटी किसकी रिएक्टिविटी, कहाँ रेडॉक्स में पूछ रहे हो किसी भी यहाँ? एलिमेंट की। नहीं ऐसे कोई कुछ नहीं होता, वो डिपेंड करता है कौन है वो, मेटल है नॉन मेटल है, ऐसे निकालते हैं रिएक्टिविटी। मेटल की रिएक्टिविटी डिपेंड करती है वो कितना जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी पर डिपेंड करती है। नॉन मेटल की डिपेंड करती है वो कितना जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे डिपेंड करती है, ऐसे। सर और सर ऑर्डर ऑर्डर को ऐसे थोड़ी सारे एलिमेंट को थोड़ी अरेंज कर सकते हैं आप। सर, लेकिन फिर भी देखा जाए तो लेफ्ट टू राइट सर बढ़ती है। अच्छा वो कहना चाह रहे हो कि हाँ ठीक है लेफ्ट टू, लेकिन नहीं कह सकते आप ऐसा यार, लेफ्ट टू सर वो राइट तो बस नॉन, स्टार्टिंग के लाइन होगा।
वो पीरियोडिसिटी चैप्टर में पढ़ा यार, ये वाली बात तो मैंने। अभी रिएक्टिविटी कहाँ काम आ गया आपके? नहीं सर, वो मेरे को आया था हम्म? सर, मतलब दो एलिमेंट देखते तो अपन को जानना होता ना कि कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अच्छा ये बोलो ना इलेक्ट्रिक, तो फिर रिएक्टिविटी क्या बोल रहे हो यार? अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाँ सर, गलती से बोल दिया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलो। हाँ, वो लेफ्ट टू राइट बढ़ेगी और डाउन द ग्रुप कम होगी। ठीक है, लेफ्ट टू राइट हाँ बढ़ती है सर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और एक ग्रुप में नीचे जाते हो तो कम होती है। वो शायद शब्द घुल मिल गए। हाँ वही मैं सोचूं ना, ये रिएक्टिविटी कहाँ से आ गई। चलो भाई, तो ये पता चल, हाँ वो बैलेंसिंग बैलेंस रेडॉक्स कर लेना भाई तैयार, है ना? और कुछ रिएक्शन कोई दोबारा बैलेंस करवानी हो तो मुझे बोल देना, तो मैं करके बता दूंगा ना। और वो टाइप्स ऑफ रिएक्शन भी पढ़ लेना है ना, उसमें वो कौन सी, क्या नाम था उसका, डिस्प्रपोर्शनेशन, वो इंपॉर्टेंट है ना, वो उसके बारे में पूछा जा सकता है आपसे। अब बात आती है कि ये रिवर्सिबल क्यों है ना, ये वाली रिएक्शन रिवर्सिबल क्यों है, आयोडीनेशन रिवर्सिबल क्यों होता है? उसका रीजन ये है कि जो बाई प्रोडक्ट बनता है ना HI, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इट्स अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये क्या करेगा, इसको दोबारा रिड्यूस कर देगा और क्या बना देगा, ये बना देगा रिएक्टेंट, है ना? अब ऐसा यहाँ पर नहीं हुआ क्योंकि बिकॉज दे आर नॉट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट्स, HF, HCl, HBr, सो दे डू नॉट रिड्यूस बैक दिस टू दिस वन। अब बात आती है कि हम नहीं चाहते कि रिएक्शन रिवर्स जाए, हम तो चाहते हैं कि फॉरवर्ड ही चले। तो इसको हटा दें अपन। तो इसको हटाने के लिए क्या यूज करेंगे, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो वो क्या करेगा, इस रिड्यूसिंग एजेंट्स को अ, किसी और में कन्वर्ट कर देगा। ये वाली बात भी मैंने लिखी हुई है यहाँ पर, कर लिया, ये था यहाँ तक नोट कर लिया होगा। सर जो फर्स्ट वाला था ना, मीथेन और फ्लोरीन वाला सर, हाँ उसमें डार्क क्यों लिख रखा है? हाँ बिल्कुल सही लिखा है, क्यों डार्क दिख नहीं रहा है क्या आपको, व्हाइट दिख रहा होगा। नहीं सर, तो मतलब डार्क में क्यों? डार्क का मतलब ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। सनलाइट का मतलब क्या होता है, एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं बॉन्ड तोड़ने के लिए। यहाँ बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी देने की जरूरत ही नहीं है। डार्क में होगा तो भी रिएक्शन हो जाएगी, ये कहना चाह रहे हैं। अच्छा सर। और जैसे क्लोरीन है, इसमें बॉन्ड टूटेगा नहीं CL का डार्क में, मतलब टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, यानी सनलाइट हो गया, अल्ट्रावायलेट लाइट हो गई, ये मतलब है। यहाँ पर सनलाइट भी देनी पड़ेगी, साथ में थोड़ा गर्म भी करना पड़ेगा ऐसे। चलो ये नोट लिख लो फटाफट से। ये फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी थोड़ी सी बड़ी है, बाकी तो छोटी एक एक लाइन की प्रॉपर्टी है, इसके आगे वाली बस इसी में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। 12th क्लास में तो मैं कम से कम इसको 2 आवर्स तक पढ़ाता हूँ इस टॉपिक को, सिर्फ हैलोजिनेशन को। अभी तो क्या टाइम कम है, तो मैं आपको इतना ज्यादा नहीं बता रहा हूँ उसके बारे में, नहीं तो इसके ऊपर बहुत सारे अच्छी अच्छी वेराइटी के क्वेश्चंस बनते हैं। 2 क्लास लगती कम से कम हेलोजिनेशन समझाने में। ठीक है ना, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है यहाँ पर HiO3। तो ये क्या करेगा, इसको इसको कंज्यूम कर लेगा। देखो ये दोनों आपस में बिजी हो गए, ये बना लिया इन्होंने। और इनमें से कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होता है, सॉरी रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होता है। चलिए अब इसकी मैकेनिज्म और कर लेते हैं अपन, कैसे ये मीथेन के बॉन्ड टूट रहे हैं और कैसे ये हेलो एल्केन्स बन रहे हैं ना, बस ये मैकेनिज्म और करनी है अपन को। बहुत कम चांसेस के पूछने के, लेकिन फिर भी अपन इसको करते हैं। ओके,
तो जरा मैकेनिज्म देखो इसकी। तो ये फॉलो करता है कौन सी मैकेनिज्म? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म, है ना। क्या मतलब होता है इसका? इसमें फ्री रेडिकल्स बनेंगे। तो देखो जरा, मतलब ये 3 स्टेप में कंप्लीट होगी। पहला होगा चेन इनिशिएशन स्टेप, है ना, फिर प्रोपेगेशन और फिर टर्मिनेशन। तो समझो जरा, पहली स्टेप में क्या होता है? होमोलाइटिक ब्रेकडाउन होगा। ये सिंगल बॉन्ड दिख रहा है सभी को, कि होमोलाइटिकली ब्रेक हो जाए ऐसे, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों रख ले। ओके, ये तो जो स्पीशीज बनती है उसे अपन क्या कहते हैं? याद आ गया? ये मिलेगा ऐसे क्लोरीन फ्री रेडिकल, ऐसे डॉट लगा के दिखाते हैं अपन। तो ये इनिशिएट कर दी। इनिशिएट करना मतलब स्टार्ट करना। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, किसमें क्लोरीन फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है होमोलाइटिक ब्रेकडाउन से।